दिसंबर 1941 जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया, उसके बाद साउथ पैसिफिक के रीजन में जापान को एक के बाद एक जीत मिलती ही चली गई। ब्रिटिश मलया, सिंगापुर, बोर्नियो, बर्मा, डच ईस्ट इंडीज, फिलीपींस, ये सारे एरिया अब जापान के कंट्रोल में थे और वो कॉन्स्टेंटली ऑफेंसिव पे थे। और जो सामने अलाइड फोर्सेस थी, वहां पे ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी वो कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव पे थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फाइनली अमेरिका डिफेंड करते करते रुक के अब फाइनली अटैक करने के लिए गया। कहानी शुरू होती है मई 1942 से। ये वो महीना था जब बैटल ऑफ कोरल सी में अमेरिका ने जापानीज नेवी को हरा दिया था। उसके बिल्कुल एक महीने के बाद जून 1942 में फिर बैटल ऑफ मिडवे हुआ, उसमें भी अमेरिकन फोर्सेस की जीत हुई। और बैटल ऑफ मिडवे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बैटल को पूरे वर्ल्ड वॉर II का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिसाइसिव नेवल विक्ट्री माना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई में यूएस नेवी ने जापान की नेवी की 4 एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके वजह से अब जापानीज नेवी के पास इस चीज की ताकत नहीं बची कि वो पैसिफिक के रीजन में और अटैक करें, ऑफेंसिव पे रहें। अब उनका मेन प्रायोरिटी था कि जितना हमने जीत लिया अटैक करके, वो उसको कंसोलिडेट करना है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है। बैटल ऑफ मिडवे और बैटल ऑफ कोरल सी, इन दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, उन दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि अब ये पैसिफिक के जो एरियाज थे, ये जिनको जापान ने कैप्चर किया था, ये ज्यादातर या तो ब्रिटिश कॉलोनीज थी या फिलीपींस हो गया जो अमेरिकन कॉलोनी थी। तो उन एरियाज को अब डिफेंड करना बहुत जरूरी था जापान के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड पे एक सोलोमन आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। उनमें एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट पे एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्वाडलकनाल। उस जगह पे जापानीज फोर्सेस ने एक एयर स्ट्रिप बनाना शुरू किया, मतलब यहां से अपने जापानीज प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंड करवा सके। यहां पे जो जापानीज लोग एयरफील्ड बना रहे थे, इसको लेके यूएस फोर्सेस को बहुत टेंशन हो रही थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि ग्वाडलकनाल के रीजन में जितने भी पेड़ लगे हैं कोकोनट के, उनको काटा जा रहा है। और जब अमेरिकन हवाई जहाज ऊपर से उड़ते थे तो देखते थे कि यहाँ एक नीचे एक लंबा रनवे का जो स्ट्रिप है उसको साफ किया जा रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ये लोग वहां पे एक एयरफील्ड बनाने वाले हैं। इस एयरफील्ड से जो सबसे बड़ा रिस्क था अमेरिकन फोर्सेस को, वो ये था कि अगर ये एयरफील्ड बन गई और इससे जापानीज प्लेन्स ने टेक ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, तो जितनी भी सप्लाई लाइंस हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, अब वो थ्रेटन हो जाएगी, उनको खतरा होगा। इसीलिए कुछ भी करके इस एयरफील्ड को नहीं बनने देना था। तो पहले अमेरिकन लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हम एक रेडिंग पार्टी बनाते हैं, मतलब कुछ सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं, उनको सारा वेपनरी देके एक रेड करने के लिए भेजते हैं इस आइलैंड पे, ताकि जो एयरफील्ड है इसको वो बनने ना दें। बट उसके बाद और डिस्कशन हुआ इसके ऊपर और फिर लीडरशिप ने डिसाइड किया कि नहीं, रेडिंग पार्टी नहीं, हमको ग्वाडलकनाल को खुद ही कैप्चर करना है और ये एयरफील्ड हमारे कब्जे में होनी चाहिए। क्योंकि वो चाहते थे कि इसके बाद जब भी आगे वो अपना ऑफेंसिव एक्शन प्लान करेंगे तो इस एयरफील्ड का बहुत काम आएगा उनको। इसीलिए फिर डिसाइड हो गया कि अब ग्वाडलकनाल को इन्वेड करके उस पूरे वहां पे जो सोलोमन आइलैंड्स हैं उनको कैप्चर करना है। और ये जो पूरा अमेरिकन प्लान बना ग्वाडलकनाल को इन्वेड करने का, इसका कोड नेम था ऑपरेशन वॉच टावर। ग्वाडलकनाल पे जो अमेरिकन जो पूरा एक ग्रुप जाने वाला था, वो एक्चुअली फर्स्ट मरीन्स का ग्रुप था और उनके कमांडर थे जनरल वैंडरग्रिफ्ट। उनको ये बोला गया था कि अभी आप अपने ट्रूप्स को तैयार करो, प्रिपेयर करो, 1943 के पहले आपको कोई एक्शन नहीं देखना पड़ेगा। और अब अचानक से अगस्त में वो लोग बोल रहे थे कि आपको इन्वेड करना है। तो वैंडरग्रिफ्ट जानते थे कि अपने जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो तैयार नहीं है इस एम्फीबियस असॉल्ट के लिए। इतने सारे अमेरिकन ट्रूप्स थे जिन्होंने अमेरिका के बाहर कभी कदम भी नहीं रखा था, तो उनको पता नहीं था कि एम्फीबियस लैंडिंग कैसे होती है, उसके बाद पूरा आइलैंड का जो टेरेन है उसको कैसे आपको नेविगेट करना है, वहां पे कैसी सप्लाईज चाहिए, वहां पे मौसम कैसा होगा, इस सब चीज की ट्रूप्स को आदत डालनी पड़ती है, ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, और ये सब उनको मिला नहीं था अभी। तो वैंडरग्रिफ्ट बहुत ही चिंतित थे, बट उनको ये ऑर्डर मिला था कि आपको इन्वेड तो करना है। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ कि 1 अगस्त 1942 को ये इन्वेजन जो है वो स्टार्ट होगा, ये मिडवे के 2 महीने के बाद। बट वैंडरग्रिफ्ट ने कहा कि नहीं, थोड़ा टाइम लेके उसने 1 हफ्ते और पोस्टपोन करवाया कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा उसके ट्रूप्स को तैयार करने के लिए। और अपने ट्रूप्स को यहाँ भेजने के पहले उसने एक्सरसाइजेस भी करवाई, और वो दिखाई पड़ रहा था कि उसके ट्रूप्स, उनकी नेवी, उनके एयरक्राफ्ट कोहिजन में काम नहीं कर रहे थे, एक साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे। तो जानते थे कि ये जो इन्वेजन का प्लान है ये बहुत जल्दी से उन्होंने प्लान किया है
और ये ढंग से होगा नहीं। बट जो भी हो, 7 अगस्त 1942 को ऑपरेशन वॉच टावर स्टार्ट हो गया और अमेरिकन ट्रूप्स ने ग्वाडलकनाल के ऊपर एम्फीबियस लैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखिए कि जब भी एक एम्फीबियस अटैक करना होता है, यानी आपके ट्रूप्स पानी के रास्ते से आएंगे और जमीन पे लैंड करके फिर बीचेस से अंदर जाएंगे, ये जो अटैक्स होते हैं ये जमीन के अटैक्स से काफी अलग होते हैं, क्योंकि इसमें पहले आपको ट्रूप्स को बीच के नजदीक लेके आना है। यहां पे एक बात याद रखना जरूरी है कि जब बड़ी बड़ी शिप्स होती है जिसमें सारे सोल्जर्स भरे होते हैं, उनको जब जमीन के पास लेके आना होता है तो शिप एक्चुअली पूरे जमीन के नजदीक नहीं आ सकती, वो तो एक डिस्टेंस पे आके रुक जाती है। उसके बाद जितने भी सोल्जर्स हैं उनको डाला जाता है एक दूसरे तरह के छोटी से लैंडिंग क्राफ्ट में, या नाव टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें डाल के उनको फिर वहां से उनको बीच पे लेके जाते हैं। तो इस ग्वाडलकनाल के कैंपेन के लिए जिस लैंडिंग क्राफ्ट को यूज किया गया था उसको एमट्रैक कहते हैं। पूरे कैंपेन में एमट्रैक इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि ट्रूप्स को तो लेके जा ही रहा था, उसके साथ साथ सप्लाईज, एम्यूनिशन, राशन, सब कुछ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं क्राफ्ट को यूज किया गया था। तो प्लान ऐसा था कि 7 अगस्त को ये अमेरिकन ट्रूप्स ग्वाडलकनाल, तुलागी और फ्लोरिडा बीचेस पे लैंड करेंगे और उनको जितने भी यहाँ पे जापानीज ट्रूप्स हैं उनको वहां से हटाएंगे, उनको कैप्चर करेंगे। तो जब अमेरिकन ट्रूप्स लैंड करना स्टार्ट हुए इन बीचेस पे, तो 2 दिन के अंदर 9 अगस्त तक तुलागी और फ्लोरिडा, इन दोनों बीचेस को उन्होंने अब अपने कंट्रोल में कर लिया। और जो एयरफील्ड बन रही थी ग्वाडलकनाल पे, उसको उन्होंने सारे वहां पे जापानीज ट्रूप जो हैं उनको उन्होंने वहां से हटा दिया। अब ये एयरफील्ड अमेरिकन कंट्रोल में आ गई। तो जब ये एयरफील्ड पूरे हाथ में आ गई तो इसके पूरे पेरीमीटर में, मतलब उसकी पूरी बाउंड्री के आसपास एक पेरीमीटर बना दिया गया, डिफेंसिव पेरीमीटर। और वो जानते थे कि अब जापानीज लोग काउंटर अटैक करेंगे, इस एयरफील्ड को वापस लेने की कोशिश करेंगे, इसीलिए यहां पे ट्रूप्स ने जब पेरीमीटर बना दिया, उसके बाद यहां पे सप्लाईज आनी शुरू हुई। मतलब नेवी की शिप्स आ रही थी और जितने ट्रूप्स यहां पे आ चुके हैं उनको जितनी जरूरत पड़ेगी यहां पे रहने के लिए, राशन की, एम्यूनिशन की, टेंट्स की, वो सब सप्लाईज यहां पे ड्रॉप करना शुरू किया। इतनी सारी सप्लाईज ला रही थी अमेरिकन शिप्स कि उनको वहां से बीच पे अनलोड करके मूव करने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए सारे बीचेस पे ही बहुत सारी सप्लाईज भरी हुई थी। और जब ऐसा हो रहा है कि आपकी सारी सप्लाईज, जितना आपके सोल्जर्स की जिसकी जरूरत है, एम्यूनिशन, खाना पीना, सब कुछ आपका बीचेस पे ऐसा ओपन पड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपके एनिमी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इन पूरी सप्लाईज को डिस्ट्रॉय कर दे। और वही करने के लिए फिर जापानीज बॉम्बर्स हवा में आ गए, उन्होंने ऊपर से बॉम्ब ड्रॉप करना शुरू किया उनकी सप्लाईज के ऊपर। बट क्योंकि ये बॉम्बर्स इतनी हाइट पे उड़ रहे थे कि इनके जो बॉम्ब जो ड्रॉप कर रहे थे वो उनकी एक्यूरेसी बहुत खराब थी और वो सप्लाईज को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। इस पूरी जो बॉम्बर्स की एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग में किसी भी साइड के जो बॉम्बर्स थे उनकी एक्यूरेसी बहुत ही खराब थी। इस सारी चीज के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, बॉम्बिंग कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब अमेरिकन ने देख लिया कि अब ये जो इनके बॉम्बर्स हैं वो हमारी सप्लाईज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करके सारी सप्लाईज अंदर कर ली, मतलब बॉम्बर्स की नजर से दूर। जब जापानीज लोगों को बताया गया कि भाई यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स आ चुके हैं और उन्होंने हमारे जापानीज ट्रूप्स को यहां से हटा दिया है, तो इन लोगों को लगा कि अब हम लोग काउंटर अटैक करेंगे। बट जापानीज लीडर्स ने जो अमेरिकन ट्रूप्स यहां पे आए थे उनकी संख्या को अंडर एस्टिमेट किया था। उन्होंने इस बात को बिल्कुल हल्के में लिया कि कितने सारे सोल्जर्स वो लोग यहां पे लेके आए हैं। अमेरिका ने 8 अगस्त तक, यानी 2 दिन में ही ग्वाडलकनाल के आइलैंड पे 11,000 यूएस सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया था और तुलागी आइलैंड पे 6,000 अमेरिकन ट्रूप्स। बट क्योंकि अब अलाइड ट्रूप्स यहां पे थे, अमेरिकन ट्रूप्स यहां पे आ गए थे, तो उनको हटाने के लिए फिर 8 अगस्त की रात को जापानीज नेवी ने अटैक किया। इनको रोकने के लिए और इनसे टक्कर लेने के लिए वहां पे अमेरिकन नेवी आई और इन दोनों नेवीज में एक नेवल बैटल हुआ जिसको कहते हैं द नेवल बैटल ऑफ सावो। क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी रात के टाइम हुई थी, अंधेरे में, तो इसमें जापानीज नेवी ने दिखाया कि उनके नाइट फाइटिंग स्किल्स कितने बेहतरीन हैं। इस पूरे बैटल में अमेरिकन नेवी ने 4 हैवी क्रूजर्स को गवा दिया। इसके साथ उन्होंने गवाया 1300 सेलर्स को और 700 सेलर्स उनके घायल हो गए थे। इसके बदले में जापानीज नेवी की सिर्फ एक शिप को डैमेज हुआ, एक भी शिप उनकी डूबी नहीं, और उसके साथ 200 सेलर्स को उन्होंने गवाया। तो जापानीज लोगों के लिए ये एक जीत थी कि आज यहां पे अमेरिकन ट्रूप्स आए हैं, उसी अगले दिन हमने इनको मजा चखा दिया। तो ये जो जापानीज अटैक था, इसके जो लीडर थे वाइस एडमिरल मिकावा,
वो बहुत खुश हुए कि हमने एक सक्सेसफुल अटैक किया इन लोग के ऊपर। तो जब अपनी शिप्स को लेके वापस गए और उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया कि हमने 4 हैवी क्रूजर्स को डुबा दिया वहां पे, तो उनको लगा कि उनकी तारीफ होगी। पर उनके कमांडर यामामोतो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुमने जो किया है उससे हल्का सा डेंट पड़ा है अमेरिकन एफर्ट्स के ऊपर, तुमने ट्रांसपोर्ट शिप्स पे हमला क्यों नहीं किया? जो शिप्स ट्रूप्स को लेके आने वाली हैं, रीइंफोर्स करने वाली हैं, और उनको तुमको टारगेट करना चाहिए था। और इस बात का मिकावा के पास कोई जवाब नहीं था। अब दूसरी तरफ अमेरिकन लीडरशिप घबरा गई। उन्होंने देखा कि अपने ट्रूप्स को उन्होंने यहां पे लैंड कर दिया है और एयरफील्ड उन्होंने अब कैप्चर कर ली है, बट जो उनकी नेवी इस एरिया में है वो खतरे में है, क्योंकि ये जापानीज नेवी अटैक करेगी और यहां पे जो उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर बचा है इस एरिया में, अगर वो भी डुबा दिया जापानीज नेवी ने तो इनके लिए खतरा हो जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो वहां पे नेवल कमांडर थे, उन्होंने इस पूरे मिशन के कमांडर से कहा कि हमको अपनी नेवी की जो शिप्स हैं यहां से हटानी होंगी। और कमांडर ने कहा कि ठीक है। और इस प्रकार ऐसी शिप्स जो बीच के पास आके सप्लाईज अनलोड कर रही थी, उन्होंने सप्लाईज पूरी तरह अनलोड भी नहीं की थी और उनको वहां से जाने का ऑर्डर मिल गया। अब जो ट्रूप्स यहां पे बचे ग्वाडलकनाल के आइलैंड्स पे, उनके पास सिर्फ 17 दिन का राशन था और उनके पास उतने औजार भी नहीं थे, उतना इक्विपमेंट भी नहीं था जो शिप्स लेके आई थी, बट आधे में वापस चली गई। तो उनको हो गया कि अब इतने ही सामान में हमको जापानीज काउंटर अटैक्स को रोकना होगा। इस एक हार के बाद अमेरिका ने डिसाइड किया कि अपने ट्रूप्स को वो लोग कभी भी आके यहाँ पे लैंड करेंगे, कुछ सप्लाईज उनको देंगे और तुरंत निकल जाएंगे, इससे पहले कि जापानीज नेवी और जापानीज एयरक्राफ्ट आके उनको हैरेस करने लगे। जापानीज लोग भी इस बात को जानते थे कि एयरफील्ड जो अमेरिका के हाथ में आ गई है, इससे जापानीज लोग को नुकसान होगा, इसीलिए वो लोग दिन रात वहां पे बॉम्बिंग करने की कोशिश करते थे, बट सक्सेसफुल हुए नहीं वो लोग एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिकन एयरफोर्स, जिसको कैक्टस एयरफोर्स कहते थे, वो उनके कुछ प्लेन्स थे जो इस एयरफील्ड को यूज कर रहे थे। एक और बात है जिसकी वजह से अमेरिकन को यहां फायदा हुआ, वो था कि अमेरिकन के पास कुछ कोस्ट वॉचर्स थे, मतलब ऐसे लोग जो कोस्ट के पास रहेंगे या कोस्ट के रीजन्स में रिकॉन करेंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कितने ट्रूप्स को उन्होंने शिफ्ट पे चढ़ते हुए देखा, यहाँ से बहुत सारी सप्लाई जा रही है, यहाँ से बहुत सारे ट्रूप्स जा रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देख देख के वो लोग रिले करते थे अमेरिकन इंटेलिजेंस को। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हम ऊपर से देख पाते हैं कि यहाँ बहुत से ट्रूप्स आ रहे हैं, बट उस जमाने में ये सब नहीं था। तो कोस्ट वॉचर्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था अमेरिकन अथॉरिटीज को कॉन्स्टेंटली बताने के लिए कि यहाँ पे अटैक आने वाला है, यहाँ पे जो शिप आ रही है इसमें इतने सारे ट्रूप्स हैं, यहाँ पे एक बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। उस जमाने में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। दूसरी तरफ जापानीज मिलिट्री लीडरशिप इस बात को ठान के बैठी थी कि हमको ये एयरफील्ड वापस लेनी है। तो इसलिए अक्टूबर 1942 के महीने में उन्होंने वापस एक बहुत बड़ा हैवी अटैक प्लान किया इस एयरफील्ड को कैप्चर करने के लिए। तो 23 अक्टूबर को बहुत सारे जापानीज ट्रूप्स ने इस जो पूरा एयरफील्ड था उसके पेरीमीटर पे बहुत अलग अलग जगह पे एक साथ अटैक किया, बट यहां पे अमेरिकन सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और एक बार फिर से जापानीज अथॉरिटीज ने जो इतने सारे जो ट्रूप्स थे वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स, उनकी संख्या को अंडर एस्टिमेट किया था। उनको नहीं था कि इतने सारे सोल्जर्स वहां पे होंगे और इसीलिए जापान का यह अटैक भी असफल हुआ। यहां पे बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई अमेरिका को, बट वो इस एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कामयाब हो गए। यहां पे तो जापान को हार मिली, बट उसके कुछ ही दिनों के बाद जापानीज नेवी और अमेरिकन नेवी एक बार फिर से आमने सामने हुई। अक्टूबर 26 को यह नेवल बैटल हुआ सांता क्रूज आइलैंड्स के पास और इस बैटल में अमेरिका ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हॉर्नेट को गवा दिया। तो स्ट्रेटेजिकली ये एक जीत थी जापानीज नेवी के लिए कि उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा दिया, बट इस एक कैरियर को डुबाने के लिए जापानीज नेवी ने एक हैवी प्राइस पे किया। उन्होंने अपने बहुत सारे प्लेन्स और उसके साथ साथ बहुत स्किल्ड पायलट्स जो थे वो भी उन्होंने गवा दिए, बट स्ट्रेटेजिकली ये जीत थी जापानीज नेवी की। अभी भी जापान की लीडरशिप को इस बात की टेंशन थी कि ये एयरफील्ड हमारे हाथ में नहीं है। तो नवंबर में फिर उन्होंने एक प्लान किया कि हम यहाँ पे बहुत सारे जापानीज ट्रूप्स भेजेंगे और ये एयरफील्ड और ग्वाडलकनाल को हमको कैप्चर करना है वापस। इस चीज को, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जापानीज आर्मी ने जापानीज नेवी के कमांडर यामामोतो को कहा कि हमारे ट्रूप्स को वहां तक पहुंचाने के लिए आप मदद करें। तो यामामोतो ने कहा ठीक है। उसने राबौल से ग्वाडलकनाल तक लेके जाने के लिए 11 ट्रांसपोर्ट शिप्स दी और उसमें 7,000 जापानीज ट्रूप्स को
लेके जाने के लिए ऑर्डर दिया। यामामोतो इस बात को अच्छे से समझता था कि जब तक ये जो एयरफील्ड है ग्वाडल कनाल पे, जिसका नाम हेंडरसन एयरफील्ड था, जब तक उस एयरफील्ड को डिसेबल नहीं किया या अपने कंट्रोल में नहीं किया, तब तक यहां से ट्रूप ट्रांसपोर्ट भेजना, रीइंफोर्समेंट भेजना किसी भी काम का नहीं होगा। क्योंकि वहां से आपने यहां से ट्रूप्स भेजे, यहां से उन्होंने अपने प्लेन्स को टेक ऑफ करवाया और जितने भी शिप्स जा रही हैं उन पे बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली आप अपने सोल्जर्स को बीचेस तक, आइलैंड्स तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए 12 से 15 नवंबर के बीच में जापानीज नेवी और अमेरिकन नेवी में एक बार फिर से भयंकर नेवल बैटल हुआ। इसको कहते हैं द बैटल ऑफ ग्वाडल कनाल। इस पूरी लड़ाई में अमेरिका ने अपनी कुछ शिप्स को गंवाया, पर साथ ही साथ जापान ने भी अपनी बहुत सारी शिप्स को गंवाया और फिर जापानीज नेवी ने इस एरिया से रिट्रीट कर लिया और एक बार फिर यहां पे अमेरिका की जीत हुई और ये जो हेंडरसन एयरफील्ड थी वो इंटैक्ट थी और अभी भी अमेरिका के हाथ में थी। यामामोतो और जापानीज नेवी और आर्मी के जितने भी कमांडर्स थे, अब वो समझ गए कि हम बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट में डाल के बड़ी बड़ी शिप्स में ट्रूप्स को यहां पे नहीं भेज सकते रीइंफोर्स करने के लिए। उनको अगर इन आइलैंड्स पे अपने ट्रूप्स को भेजना है तो वो रात के टाइम छोटी छोटी शिप्स में बैठा के जल्दी जल्दी बस रात को जाके रात को वापस आ जाए, ऐसा कर सकते हैं बस। और ये उन्होंने फिर एक्चुअली करना शुरू किया, अपनी कुछ फास्ट मूविंग शिप्स को लिया और रात के टाइम वो शिप जाएंगी, आइलैंड्स पे ड्रॉप करके वापस आ जाएंगी। बट क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट था, जो सप्लाईज थी, वो बहुत जल्दी रातों रात में कंप्लीट करते थे, इस वजह से वो सिर्फ ट्रूप्स को ही वहां पे लेके जा पाते थे और उनकी सप्लाईज या हैवी जो उनका आर्टिलरी पीसेस होते हैं, बड़े बड़े वेपन्स जो आप यूज करोगे अमेरिकन फोर्सेस को वहां से हटाने के लिए, वो वहां पे नहीं पहुंचा पा रहे थे। इस वजह से जो ट्रूप्स थे वहां पे, जो एक्चुअली बीचेस पे अभी जो आइलैंड्स पे थे, उन लोगों को फिर बीमारियां फैलना शुरू हुआ, उनको स्टारवेशन से वो लोग मरने लगे और फिर एक पॉइंट ऐसा गया कि हर दिन 50-50 जापानीज सोल्जर्स भूखमरी और बीमारी से मर रहे थे। जब जापानीज नेवी की लीडरशिप को समझ में आ गया कि यहां पे हम अब इसको और रीसप्लाई नहीं कर सकते, रीइंफोर्स नहीं कर सकते, यहां से अब हट जाना चाहिए, तो 12 दिसंबर को इंपीरियल जापानीज नेवी ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि हमको अब ग्वाडल कनाल से निकल जाना चाहिए। इस बात को जापानीज नेवी ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वापस कोशिश करेंगे, हम वापस हासिल कर सकते हैं इस आइलैंड को। बट जो उनका हाई कमांड था, उन्होंने कहा कि अब यहां से अपने ट्रूप्स को हटा लेंगे और 31 दिसंबर को यह ऑर्डर आ गया कि यहां से जितने भी जापानीज ट्रूप्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो नेवल बैटल ऑफ ग्वाडल कनाल था वो एक आखिरी अटेम्प्ट था, आखिरी कोशिश थी जापानीज नेवी की अपने ट्रूप्स को यहां पे रखने के लिए और अमेरिका से लगातार ऑफेंसिव एक्शन में लड़ाई करने के लिए। जब एक बार जापानीज नेवी ने डिसाइड कर लिया कि यहां से हट जाएंगे, तो उसके बाद फिर अमेरिकन नेवी ने भर भर के यहां पे सप्लाईज और ट्रूप्स को लाके जमा करना स्टार्ट किया और अगले साल फरवरी 1943 तक आते आते अब पूरे सोलोमन आइलैंड्स के रीजन में एक भी जापानीज सोल्जर बचा नहीं था। और इस पूरे कैंपेन में, जिसको ग्वाडल कनाल कैंपेन भी कहते हैं, अमेरिकन फोर्सेस की जीत हुई। इस पूरे कैंपेन में अमेरिका ने लगभग 7000 कैजुअलिटीज देखी और उन्होंने 30 शिप्स को खोया। जापानीज साइड ने बहुत हैवी कैजुअलिटीज देखी, उन्होंने 31,000 सोल्जर्स को गवाया और लगभग 40 शिप्स उनके हाथ से निकल गई। और इस प्रकार ये पहला एक्शन था अमेरिका का जब वो ऑफेंसिव पे गए थे। अभी तक पूरी लड़ाई में वो लोग डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, बट एक बार जब ग्वाडल कनाल के कैंपेन में उनकी जीत हुई और ये आइलैंड उनके हाथ में आ गया, तो सोलोमन आइलैंड्स के बाद मार्शल आइलैंड्स, मारियाना आइलैंड्स, फिर बाद में वो और नजदीक पहुंचने लगे जापान के। इन सारी चीजों के बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको ग्वाडल कनाल कैंपेन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एक बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।